बायोलॉजी का कोर आइडिया लाइफ की स्टोरी को समझना है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म चाहे मर जाते हैं, लेकिन स्पीसीज मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करती रहती है, जब तक नेचुरल या एंथ्रोपोसेंट्रिक मानव केंद्रित एक्सटिंक्शन का डेंजर ना हो। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। हर ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजनी या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू वेरिएशन क्रिएट होती हैं, जिससे सर्वाइवल एडवांटेज इंप्रूव होता है। इस यूनिट में फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के मेथड भी कवर किए गए हैं। पंचानन मैसरी का जन्म नवंबर 1904 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था। वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट में से एक बने। हायर एजुकेशन के लिए वो इलाहाबाद गए, जहाँ उन्होंने डीएससी की डिग्री ऑब्टेन की। कॉलेज डेज के दौरान वो डॉक्टर डब्ल्यू डंगजन से इंस्पायर हुए, जिन्होंने उनमें बॉटनी और स्पेशली मॉर्फोलॉजी के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट डेवलप किया। मैसूरी ने एम्ब्रायोलॉजी के फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च की और एम्ब्रायोलॉजिकल करेक्टर्स के यूज को टैक्सोनॉमी में पॉपुलर बनाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को स्थापित किया, जो एम्ब्रायोलॉजी और टिश्यू कल्चर का इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर बना। उन्होंने इमैच्योर एम्ब्रियो के आर्टिफिशियल कल्चर पर काम शुरू करने की नीड पर एम्फसाइज किया। आज टिश्यू कल्चर साइंस का एक लैंडमार्क बन चुका है। उनका टेस्टिव फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर किया गया काम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन पर जा चुका है। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप ऑनर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन में भी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने एनसीईआरटी के थ्रू हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए फर्स्ट बायोलॉजी टेक्स्ट बुक 1964 में पब्लिश करवाने में लीडरशिप रोल प्ले किया था। चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें लिकी फील कराते हैं, क्योंकि वो रिच कलर्स, फ्रेगरेंस और ब्यूटी जो हम देखते हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट हैं। फ्लावर्स सिर्फ ह्यूमंस के यूज के लिए नहीं होते। हर फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और फ्लोरल पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ये डाइवर्सिटी इसलिए होती है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड्स सेफली फॉर्म हो सकें। इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। फ्लावर अ फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। ह्यूमन बींग्स का फ्लावर्स के साथ बहुत पुराना और गहरा रिलेशनशिप रहा है। फ्लावर्स एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज रखते हैं। फ्लावर्स इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ और मॉर्निंग। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल हैं, क्योंकि यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल साइट होता है। एक टिपिकल फ्लावर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप होते हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेक्शन 2.2, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही प्लांट फ्लावरिंग का डिसीजन ले चुका होता है। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्लोरल प्राइमोर्डिया के डेवलपमेंट को इनिशिएट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होती है, जो फ्लोरल बड्स और फिर फ्लावर्स को बियर करती है। एंडोसियम और गाइनोसियम फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोसियम कहते हैं, जो स्टेमन से मिलकर बना होता है। एक स्टेमन दो पार्ट का बना होता है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट एक लॉन्ग और सिलेंडर स्टाक होता है, जो एंथर को थैलेमस से या पेटल से अटैच करता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए एंथर को डाइथीकस भी कहते हैं। दोनों थीका के बीच एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप बना होता है। ट्रांसवर्स सेक्शंस में एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर शो करता है। हर एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो पॉलन ग्रेन से भरे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर आउटलाइन का होता है। ये 4 वाल लेयर से सराउंडेड होता है: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर प्रोटेक्शन देते हैं और एंथर डाइसेंस में हेल्प करते हैं। टैपिटम सबसे इनर वाल लेयर होती है और पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टैपिटम की सेल्स जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्योंकि एंथर के यंग स्टेज में न्यूक्लियर डिवीजन सेल डिवीजन के बिना होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स होती हैं, जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये सेल्स आगे चलकर पॉलन मदर सेल्स पीएमसी बन जाती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल्स मियोसिस अंतर्गत जाती हैं, जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इनिशियली माइक्रोस्पोर ग्रुप्स में 4 होते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। एंथर मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। पॉलन ग्रेन
पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होते हैं। ये जनरली स्फेरिकल होते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होते हैं। पॉलन ग्रेन की वॉल 2 लेयर की होती है, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो बहुत ही रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। एक्साइन में कुछ जगह स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, जिसे जर्म पोर कहते हैं। यहीं से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। मैच्योर पॉलन ग्रेन में यूजुअली 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पर भी गिरते हैं। पॉलन ग्रेन की कई स्पीसीज एलर्जीज और ब्रोंकियल अफ्लिक्शन कॉज करती हैं, जिनमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स आते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। इसमें यहाँ पर पार्थेनियम ग्रास का जो जिक्र किया गया है वो कंटेमिनेंट हुआ था इम्पोर्टेड व्हीट से, पॉलन एलर्जी के नाम से जाना गया। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं और ये आजकल एक फैशन बन चुका है फूड सप्लीमेंट के रूप में लेने का। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बड़े मात्रा में टैबलेट और सिरप के रूप में इसे लिया जाता है। पॉलन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस एथलीट्स में। जब पॉलन ग्रेन एक बार गिरता है वह स्टिग्मा पर लैंड करता है, इससे पहले कि वो अपनी वाइबिलिटी खो दे। अगर वो फर्टिलाइजेशन में जाएगा तो हम देखते हैं कि वह कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, मतलब उसकी वाइबिलिटी कितनी देर तक रह सकती है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर। सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन जो है अपनी वाइबिलिटी 30 मिनट में खो देते हैं। वहीं रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी जैसी फैमिलीज़ कई महीनों तक अपनी वाइबिलिटी बनाए रखती हैं। आपने सीमेन एंड स्पर्म स्टोरिंग के बारे में सुना होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जाता है। पॉसिबल है स्टोर ऑफ पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ऐसे स्टोर्ड पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक्स में रखा जाता है, जो कभी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 1.2.2 द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे गाइनोसियम भी कहा जाता है। एक पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पिस्टिल का अपर मोस्ट पार्ट होता है, जिसका मेन फंक्शन पॉलन ग्रेन को रिसीव करना होता है। स्टिग्मा की सरफेस जनरली स्टिकी होती है ताकि पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाएं। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी के बीच एक इलोंगेटेड पार्ट होता है। स्टाइल का काम पॉलन ट्यूब को स्टिग्मा तक ओवरी तक गाइड करना होता है। पॉलन ट्यूब इसी के थ्रू ग्रो करती है। ओवरी पिस्टिल का स्वालिन बेसल पार्ट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। हर ओव्यूल के एक स्टाक के थ्रू ओवरी की वाल से अटैच होता है, जिसे फ्यूनिकल्स कहा जाता है। ओव्यूल के एक साइड पर ओपनिंग होती है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये ओपनिंग पॉलन ट्यूब के एंट्री को प्रोवाइड करती है। अपोजिट साइड में चैलेजा होता है, जहाँ पर इंटेगुमेंट और न्यूसिलस मिलते हैं। ओव्यूल जनरली 2 प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा होता है, जिसे इंटेगुमेंट कहा जाता है। इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये न्यूसिलस के अंदर डेवलप होता है। एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा मेटोजेनेसिस के थ्रू होता है। जनरली एम्ब्रायोसैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोपाइलर एंड पर एक अपरेटस प्रेजेंट रहता है, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। चैलेंजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। बीच में सेंट्रल सेल होता है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ओव्यूल के न्यूसिलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस के अंतर्गत जाती है तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है और हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। इस 4 मेगास्पोर्स में से जनरली सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, जबकि बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का एम्ब्रायोसेक बनाता है। फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होती है। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, जिनके रिजल्ट में 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के कॉमन मास में प्रेजेंट रहते हैं। बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, जिसके बाद एम्ब्रायोसेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेता है। माइक्रोपाइलर एंड पर एक अपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसमें एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करने में मदद करता है। चैलेंजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, जो न्यूट्रिशन के फंक्शन से रिलेटेड होती हैं। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है।
पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा। ये प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पॉलिनेशन के बाद ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब बनाता है, जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन में दो टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों टाइप के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पर अलग अलग इफेक्ट होता है। ऑटोगेमी ऑटोगेमी एक टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है, जिसमें पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाता है एंथर से। ऑटोगेमी होने के लिए फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल होना जरूरी होता है। ऑटोगेमी के लिए फ्लावर में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर होनी चाहिए। इसके अलावा एंथर और स्टिग्मा का क्लोज होना भी जरूरी होता है। गिटनोगेमी में बात करें तो गिटनोगेमी में पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा होता है, लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जीनोगेमी में पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन के लिए प्लांट डिफरेंट एजेंट्स का यूज करते हैं। इन एजेंट्स में विंड, वाटर और एनिमल्स शामिल हैं। प्लांट और पॉलिनेशन के बीच को एवोल्यूशन देखी जाती है। विंड पॉलिनेशन में देखें तो विंड पॉलिनेशन फ्लावर जनरली स्मॉल और नॉन सोवी होते हैं। इनमें पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट और लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, ताकि विंड के थ्रू इजीली स्प्रेड हो सके। वाटर पॉलिनेशन में देखने जाएं तो वाटर पॉलिनेशन कुछ ही प्लांट्स में होती है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेलिसनेरिया जोस्ट्रा प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन देखी जाती है। एनिमल पॉलिनेशन जूफिली कहलाती है। एनिमल सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर जनरली ब्राइट कलर्ड फ्रेगमेंट और नेक्टर रिच होते हैं, ताकि एनिमल अट्रैक्ट हो सकें। फ्लावरिंग प्लांट्स में एनिमल्स के रूप में बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, बास्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंगबर्ड्स और बैट्स कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। एमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज और डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। कुछ लार्ज एनिमल्स भी यूज किए जाते हैं, प्राइमेट्स, लीमर्स, आर्बोबोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, गेको लिजर्ड जैसे गार्डन लिजर्ड्स, ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स नेक्टर रिच होते हैं और फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, कलर्ड पेटल्स रखते हैं। वहीं कुछ इन्फ्लोरोसेंस में फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। ये फ्लावर्स फाउल ऑर्डर वाले होते हैं। स्पीसीज में रिवार्ड के तौर पर सेफ प्लेसेस प्रदान करती है अंडे देने के लिए। एग्जाम्पल है टालेस्ट फ्लावर अमॉर्फोफेलस, जो 6 फीट हाइट का होता है। इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है मोथ और एक्का प्लांट का। बोथ स्पीसीज, मोथ जो होता है वो अपने लाइफ साइकिल्स को पूरा करता है इस एग्स को लोक्यूल ऑफ ओवरी में छोड़कर। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप किए जाते हैं, जिन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाता है। ये डिवाइसेस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करते हैं। कुछ प्लांट्स में पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सेम टाइम पर होती है। इस कंडीशन को डाइकोगेमी कहा जाता है। डाइकोगेमी दो टाइप्स की होती है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में एंथर सबसे पहले मैच्योर होता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है। प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, एंथर बाद में मैच्योर होता है। इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाती है। कुछ प्लांट्स में एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं, जिस वजह से पॉलन स्टिग्मा पर नहीं गिर पाता। इस कंडीशन को हर्कोगेमी कहा जाता है। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। कुछ प्लांट्स में जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू सेल्फ पोलन को रिजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। इसमें पॉलन स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। कुछ स्पीसीज में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं। इस कंडीशन को डायोसी कहा जाता है। डायोसियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल्स के लिए पपाया एक डायोसियस प्लांट है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि ये एक केमिकल डायलॉग है। जब पॉलन स्टिग्मा पर गिरता है तो स्टिग्मा उसे पहचानता है। पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पहचाने कि पॉलन राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप, कॉम्पैटिबल है या इनकॉम्पैटिबल। अगर पॉलन सही स्पीसीज का है तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करती है। अगर गलत है, जैसे किसी दूसरे फूल का है, तो ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबल हो जाती है और पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देती है। पॉलन जर्मिनेशन एक्सेप्टेंस, अगर पॉलन राइट टाइप है तो ये इवेंट होते हैं। जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है और जर्मिनेट करता है। पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ग्रेन के सारे मटेरियल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब से अंदर चला जाता है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, पॉलन ट्यूब के स्टाइल के टिश्यू के बीच का रास्ता बनाते हुए नीचे ओवरी की तरफ बढ़ती है। 2 सेल्ड स्टेज, एनसीईआरटी के मुताबिक 60% एंजियोस्पर्म में
दो सेल स्टेज वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव पर झड़ते हैं। इनमें से जनरेटिव सेल ट्यूब के अंदर ही डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बनाता है। थ्री सेल्ड स्टेज कुछ प्लांट्स में पॉलन पहले से ही थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। ट्यूब शुरू से ही दो मेल गैमेट कैरी करती है। एंट्री इन ओव्यूल फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो फिल्मी एंट्री इनटू ओव्यूल। पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचने के बाद ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइल। फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। इसका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना। ये केमिकल सिक्रीट करता है जो ट्यूब को बताते हैं कि उसे कहाँ एंटर करना है। इंपॉर्टेंस ये प्रोसेस ब्रीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी नॉलेज से हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स बना सकते हैं जो दो अलग अलग स्पीसीज क्रॉस कराते हैं, चाहे वो नेचुरली कंपैटिबल हो ना हो। के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है जिसमें मैन मेड इंटरेक्शन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पसंद की पॉलन ही स्टिग्मा पर गिरे तो हम नेचर के प्रोसेस को इंटरवेन करते हैं। इसमें दो स्टेप्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। इमैस्कुलेशन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके एंथर्स को मैच्योर होने से पहले ही चिमटी से हटा दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। बैगिंग इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को एक बटर पेपर से बैग कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पॉलिन उस पर ना गिर जाए। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है यानी तैयार हो जाता है तब हम अपना डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन उस पर छिड़क देते हैं, फिर से बैगिंग कर देते हैं। इसे रीबैगिंग कहते हैं। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर होता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और एक पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। यह पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है और ओवरी तक पहुंचती है। पॉलन ट्यूब जनरली ओव्यूल के माइक्रोपाइल से इंटर करती है। माइक्रोपाइलर एंड पर पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में रिलीज होती है। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट सेल के एग से फ्यूज करता है और सिनगेमी के द्वारा जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN बनता है। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एम्ब्रायो सैक के अंदर ये सभी प्रोसेस होती हैं, इसलिए इसे पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके बाद जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म डेवलप होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को मिलकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। इन इवेंट्स के अंदर एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म, सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट शामिल होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। ये न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म फुल्ली डेवलप होता है और ये सीड के मैच्योर होने के बाद भी प्रेजेंट रहता है। ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्हीट और मेज एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है एम्ब्रायो के ग्रोथ के दौरान ही। ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मटर और बीन नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एम्ब्रायो में डेवलप होता है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है लेकिन बेसिक पैटर्न सेम रहता है। एम्ब्रायो का मेन पार्ट होते हैं रेडिकल, प्लीम्यूल और कॉटिलीडन। रेडिकल रूट बॉल बनाता है जबकि प्लीम्यूल सूट को बनाता है। कॉटिलीडन फूड स्टोरेज के काम में आता है और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड के अंदर एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। सीड कोट की दो लेयर्स होती हैं, आउटर टेस्टा कहलाती है, इनर टेगमेन कहलाती है। सीड कोट सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। ओवरी बाल फ्रूट बाल या पेरिकार्प बन जाती है। फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है और उसके डिस्पर्जल में हेल्प करता है। सम लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज से जो है वो लंबी वायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हुए देखे गए हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो है सीड वो लुपिनस आर्कटिकस है जो आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया। यह सीड जर्मिनेट कर जाता है आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। रिसेंट ईयर्स में 2000 साल पुराना वायबल सीड मिला है डेट पाम का फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा जो डिस्कवर्ड किया गया है आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन किंग हेरोल्ड पैलेस के पास में जो डेड सी के पास पड़ता है। सेक्शन 1.5 एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें
सीड्स का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बिना होता है। इसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जाइगोट के बिना ही हो जाता है। नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन सकते हैं। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। एपोमिक्सिस प्लांट्स के लिए एवोल्यूशनरी एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें फेवरेबल कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन अनचेंज्ड बिना बदले हुए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स में न्यूक्लियस के सेल्स डायरेक्टली डिवाइड होकर एम्ब्रायो बना लेते हैं। इस टाइप के एडवेंटिव को एम्ब्रायोनी कहा जाता है। एपोमिक्सिस का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इससे हाइब्रिड विगर का कई जनरेशन तक मेंटेन किया जा सकता है, यानी हाइब्रिड कैरेक्टर जो होते हैं उनको सेव किया जा सकता है कई जनरेशन टू जनरेशन बिना उनको गंवाए। पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें, पॉली एम्ब्रियोनी वो कंडीशन होती है जिसमें एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी इंड्यूस की जा सकती है। नेचुरली पॉली एम्ब्रियोनी कुछ प्लांट्स जैसे सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी का यूज भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीडलिंग्स एक ही सीड से मिल सकते हैं।